नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और जी बिजनेस पर अब वक्त हो गया है पावर पैक बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में 40 बड़ी खबरें जो जुड़ी होंगी पॉलिटिक्स से, बिजनेस की जगत से, देश दुनिया, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पॉलिटिक्स टॉप 10 से। सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बैठक बेनतीजा खत्म हो गई है। अब ये बैठक 3 दिसंबर को होगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। इस बीच किसान नेताओं का कहना है कि उनका आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर जिंदवार फिर चर्चा की जाएगी। नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान के आंदोलन पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि किसान की मेहनत का हम सब पर गर्व है। ये कर्ज किसानों को न्याय और उनका हक देकर ही उतरेगा। इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने सरकार को नसीहत भी दे डाली। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचने की जरूरत है। किसानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। आपको बताएं कि किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रोटियां सेकने में लगी हैं। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी किसान आंदोलन के बहाने अपनी राजनीति चमका रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश केंद्र सरकार पर कई आरोप लगा चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों की आय दोगुनी करने का जुमला देकर ये साजिश रच रही है। आज हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में मतदान हुआ, तो वहीं जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग भी हुई और उत्तर प्रदेश की 11 एमएलसी सीटों के लिए भी मतदान हुआ। हैदराबाद नगर निगम चुनाव पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। दरअसल ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की 150 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। ये निकाय चुनाव इसलिए भी खास बन गए हैं क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी के कई बड़े नेता, मसलन गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नगर निगम चुनाव का परिणाम 4 दिसंबर को आएगा। हैदराबाद के साथ ही आज कश्मीर में डीडीसी चुनावों के दूसरे दौर का मतदान भी हुआ। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में यह पहला चुनाव हुआ है। यहां 20 जिला विकास परिषदों के लिए 8 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग शनिवार को हुई थी। इस दिन 51.76% मतदान हुआ था। आखिरी चरण 18 दिसंबर को है और चुनाव के नतीजे 22 दिसंबर को आएंगे। यहां बीजेपी और गुपकार अलायंस के बीच सीधी और कड़ी टक्कर है। जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद ने एक बार फिर से अपनी बेटी पर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने शहला के घरेलू हिंसा के आरोपों का भी खंडन किया है। अब्दुल रशीद यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर सरकार से शहला के फंड की जांच की मांग की है। अब्दुल रशीद ने शहला पर आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीर पॉलिटिक्स में कूदने के लिए इसका क्या एजेंडा है, क्या करने गई है वो कश्मीर। देश में कोरोना के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। बीते 24 घंटों में देश में 31,000 नए केस सामने आए हैं। 482 लोगों की वायरस से मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 94,62,000 के पार है, जिनमें से करीब 89 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बताएं, देश में अभी भी वायरस से 4,35,000 लोग प्रभावित हैं, जिनका इलाज जारी है। देश में भले ही कोरोना काबू में नजर आता हो, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का हाल बुरा है। दिल्ली में कोरोना एक बार फिर जानलेवा हो चुका है। बीते 24 घंटों में यहां पर 108 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 3,700 नए केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 33,000 के पार हो गई है। यहां रिकवरी रेट 93% के करीब है। राजधानी में कुल कंटेनमेंट जोन 5,500 के पार हो गए हैं।
संकट के बीच असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने अगले साल 1 जनवरी से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य में पिछले 8 महीने से स्कूल बंद थे। राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में कोरोना काबू में है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जनवरी से स्कूल दोबारा खोल दिए जाएं। आपको बता दें कि असम में फिलहाल 6ठी से ऊपर के क्लास के बच्चों को हफ्ते में 3 दिन स्कूल में पढ़ाई के लिए बुलाया जा रहा है, जबकि बाकी क्लासेस में अब भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। कोरोना मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। केंद्र सरकार की ये नई गाइडलाइंस आज यानी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। नई गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने कई चीजों पर पाबंदियां भी लगाई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इन गाइडलाइंस का फोकस कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर है। केंद्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने को लेकर राज्य सरकारों को पूरी तरह से छूट दी है। लंबे वीकेंड के बाद बाजार आज तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी 140 अंकों की बढ़त के साथ 13,109 के पार जाकर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 506 अंक चढ़कर 44,655 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा और मजबूती के साथ बंद हुआ। आज के कारोबारी सत्र में बैंक शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। पीएसयू और निजी बैंकों के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी आज 208 अंक चढ़कर 29,818 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं आज अगर चढ़ने और गिरने वाले सेक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर, ऑटो, फार्मा, आईटी और एनबीएफसी सेक्टर्स के शेयरों में तेजी देखने को मिली। लेकिन बाजार की मजबूती के बावजूद भी डायग्नोस्टिक और एफएमसीजी सेक्टर्स के शेयरों में बिकवाली ही हावी रही। कॉनकॉर को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कॉनकॉर के विनिवेश को लेकर तेजी अपनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जनवरी 2021 तक सरकार इसके लिए ईओआई जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार नई रेलवे लैंड लीज पॉलिसी भी जल्द ला सकती है। रेलवे की सरप्लस जमीन का लीज रेट कम करना मकसद है। निजी कंपनियों के लिए लाइसेंस पीरियड 5 से 35 साल तक का होगा। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि चंदा कोचर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। दरअसल चंदा कोचर बैंक से उन्हें बर्खास्त किए जाने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची थी, लेकिन कोर्ट ने बैंक के फैसले को बरकरार रखा था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर से कहा है कि वो हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है। ये मामला निजी बैंक और कर्मचारी के बीच का है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बीमा धारकों के पैसे डूबने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक को चिट्ठी लिखी है। इसमें उसने कहा है कि यस बैंक के 81 बॉन्ड के पैसे निवेशकों को लौटा दिए जाएं। IRDAI ने 5 साल में 81 बॉन्ड की पूंजी लौटाने का सुझाव दिया है। RBI ने बैंक के 81 बॉन्ड्स राइट ऑफ किए थे। इसमें सभी निवेशकों के 8,400 करोड़ के 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ किया गया था। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा फैसला लिया है। सेबी ने कंप्लायंस नियमों में रियायत की मियाद को बढ़ा दिया है। सेबी ने मियाद बढ़ाने का यह फैसला कोरोना संकट को देखते हुए लिया है। सेबी ने कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए कंप्लायंस नियमों की मियाद बढ़ाई जा रही है, जिसके बाद छमाही इंटरनल ऑडिट की मियाद 31 दिसंबर 2020, छमाही साइबर सिक्योरिटी ऑडिट की मियाद 31 जनवरी 2021 और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए ऑडिट की मियाद 31 दिसंबर 2020 हो गई है। कोरोना संकट से डगमगाई भारतीय अर्थव्यवस्था में अब सुधार होता नजर आ रहा है। जीएसटी कलेक्शन लगातार दूसरे महीने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहा। वित्त मंत्रालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,04,000 से ज्यादा रहा है। आपको बताएं कि अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन
1.05 लाख करोड़ रुपए रहा था। फरवरी के बाद पहली बार यह हुआ है जब जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा अक्टूबर में 1 लाख करोड़ के पार गया और अब नवंबर में लगातार दूसरे महीने ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार रहा। नवंबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े आ गए हैं, जिनके मुताबिक कुछ ऑटो कंपनियों की बिक्री में काफी सुधार देखने को मिला है। नवंबर में मारुति, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो और एम&एम की बिक्री 2 से 5% तक बढ़ी है। एस्कॉर्ट्स की बिक्री में 33% का उछाल देखा गया, लेकिन अतुल ऑटो की बिक्री 63% घटी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नवंबर महीने के बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक नवंबर में कंपनी की ट्रैक्टर बिक्री में 56% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं कंपनी की ऑटोमोटिव बिक्री भी 4% बढ़कर 42,731 यूनिट हो गई है। इसके अलावा एस्कॉर्ट ने भी नवंबर में जमकर ट्रैक्टर की बिक्री की है। कंपनी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बिक्री 31% बढ़कर 9,662 यूनिट हो गई है, जबकि कंपनी ने पिछले साल इसी महीने 7,379 ट्रैक्टर ही बेचे थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि बंगाल गुजरात या यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है। कुछ बाहरी गुंडे यहां आ रहे हैं, लेकिन यहां ये आप जान ले कि संघीय ढांचे को ध्वस्त नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भाषणों को लेकर भी आड़े हाथों लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिसंबर को उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के क्रम में पहले दिन शुक्रवार को वो हरिद्वार में संतों के बीच रहेंगे, जबकि इसके बाद के 3 दिन वो देहरादून में संगठनात्मक बैठकों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि संगठनात्मक बैठक के पहले दिन नड्डा मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोगियों की बैठक लेंगे। हाईकमान की इस बैठक के चलते सभी मंत्री अपने अपने विभागों की खास उपलब्धियों का डेटा जुटा रहे हैं। इस साल नवंबर का महीना दिल्ली के लिए सबसे ठंडा रहा है, जिसकी वजह से 71 सालों का लंबा रिकॉर्ड भी टूट गया। जानकार दिल्ली में बड़ी ठंड के पीछे लालिना को बता रहे हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ना होना बता रहे हैं। जानकारों के मुताबिक सितंबर में बारिश का ना होना और आसमान में बादलों की कमी ने भी दिल्ली में ठंड को बढ़ाने का काम किया। आपको ये भी बताएं कि पिछले 71 साल में पहली बार नवंबर में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि आमतौर पर लगभग 12.9 डिग्री के आसपास रहता था। दिल्ली के शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल होने वाली 90 साल की बिल्किस बानो को लेकर किए गए सोशल मीडिया पर दिए अपने कमेंट की वजह से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर से विवादों में घिर गई हैं।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हाकम सिंह ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। अपने नोटिस में हाकम सिंह ने कहा है कि विरोध करना हर व्यक्ति विशेष का संवैधानिक हक है। हाकम सिंह ने इस नोटिस में कंगना से 7 दिन के अंदर माफी मांगने के लिए हालांकि कहा, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उन पर डेफेमेशन केस दर्ज कर दिया जाएगा। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को घर भेजने से लेकर दूसरे जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहे सोनू सूद की माने तो उनका अगला मिशन बुजुर्गों के घुटनों का रिप्लेसमेंट करवाना है। 2021 में वो इसे अपनी प्राथमिकता पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सोनू के मुताबिक उन्हें लगता है कि मेडिकल फील्ड में इस एरिया को नजरअंदाज किया गया है। बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण आज मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर में गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आदित्य की बारात के फोटो और वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसमें वो अपने पिता उदित नारायण के साथ जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य की मां दीपा नारायण ने भी बेटे की शादी में खूब डांस किया है। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही।